अंत में मुझे उसे मारना पड़ा। उसकी टूटी हुई हड्डियां कुछ हद तक ठीक कर दिया गया। बाद में मैंने उसे रुपए दे दिए। मैं आजादी के लिए सभी तरह की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक भी ईमानदार लोग नहीं मिले। आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए ताकि आप कामयाब हो सको। तिरछी नजर से देखना। मैंने रोशनी के हृदय में झांक कर देखा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से लिटरेचर से कुछ ऐसे शब्दों को सेपरेट करके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद ये सारे शब्द आपके लिटरेचर की बुनियाद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। कई ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स का हमारे पास पकड़ नहीं है, ना ही उनका मीनिंग है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें और यहाँ पर जितने भी फ्रेजेज या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को चर्चा किया जा रहा है उसे ध्यान से बिल्कुल नोटबुक और पेन के साथ वीडियो को देखें और एक एक चीज नोट करते हुए जाएं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ट्रांसफर हो जाए। सबसे पहला फ्रेज ये रहा, लेटर ऑन। लेटर ऑन का यदि हिंदी मीनिंग किया जाए तो इसका मतलब होता है बाद में। कई बार आपने इस तरह की सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हुए सुना होगा, या तो आपने भी बोला होगा कि यार बाद में मैंने उसे रुपए दे दिए, या तो बाद में मैंने ये देखा कि राजा सारे साम्राज्य को गंवा दिया। अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में जो ये बाद में आया है इसे यदि आप लेटर ऑन से ट्रांसलेट करें तो बड़े ही इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर ये रहा, बाद में मैंने उसे पैसे दे दिए। लेटर ऑन आई गेव हिम मनी। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है सो दैट। अब सो दैट का हिंदी मीनिंग होता है ताकि। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा, यार आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए ताकि आप कामयाब हो सको। अब इस सेंटेंस में ताकि प्रयुक्त है। या तो आपने ये भी सुना होगा कि यार क्या कहूं, उसे गाली नहीं देना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच का संबंध बरकरार रहे। इसे आप सो दैट से ट्रांसलेट करें तो आप कुछ इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए ताकि आप कामयाब हो सको। यू मस्ट लर्न इंग्लिश सो दैट यू मे सक्सीड। यू मस्ट लर्न इंग्लिश सो दैट यू मे सक्सीड। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है फॉर द सेक ऑफ। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है के खातिर, की खातिर, या तो के लिए। कई बार आपने इस तरह की जुमला सुना होगा कि आजादी की खातिर गांधी जी को पूरे भारत में घूमना पड़ा, या तो 1000 रुपए के खातिर उसने उसे हत्या कर दिया। अब यहां पर देखिए ये जो के खातिर आया है इसे आप फॉर द शेक से ट्रांसलेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर ये रहा, मैं आजादी के लिए सभी तरह की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू बियर ऑल द टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है टू सम एक्सटेंट। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ हद तक। आपने इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि यार मैंने वो दवाई ली तब कुछ हद तक मुझे आराम मिला, या तो गाने वाली चिड़िया की मधुर संगीत सुनकर राजा को कुछ हद तक रिलीफ मिला। अब यहां पर इस सेंटेंसेस में जो कुछ हद तक ये वर्ड प्रयुक्त हुए हैं इसे आप टू सम एक्सटेंट के मदद से ट्रांसलेट कर दें, जैसे उसकी टूटी हुई हड्डियां कुछ हद तक ठीक कर दिया गया। तो आप बोल सकते हैं हिज फ्रैक्चर्ड बोन वाज हील्ड टू सम एक्सटेंट। हिज फ्रैक्चर्ड बोन वाज हील्ड टू सम एक्सटेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। अब यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है पीप इनटू। अब ये भी फ्रेज बहुत ही बढ़िया, यानी लिटरेचर में इसका इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में। यदि इसका हिंदी मीनिंग के बारे में बात किया जाए तो इसका मतलब होता है तिरछी नजर से देखना या तो झांकना। कई बार ऐसे बोलता है कि यार मैंने उसके कमरे में तिरछी नजर से देखा तो मुझे 2 लड़के खेलते हुए दिखाई दिए। या तो आपने इस तरह भी सुना होगा कि यार मैंने आपकी हृदय में तिरछी नजर से मुआयना किया, वहां पे एक भी प्लॉट खाली नहीं है। अब यहां पर देखिए इस तरह की सेंटेंसेस को यदि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आप पीप इनटू का इस्तेमाल कर दें, जैसे मैंने रोशनी के हृदय में झांक कर देखा। आई पीप्ड इनटू द हार्ट ऑफ रोशनी। आई पीप्ड इनटू द हार्ट ऑफ रोशनी। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है एवरी नाउ एंड देन, यानी बार बार या तो कभी कभी। कई बार इस तरह का जुमले आपने सुना होगा कि यार मैं रोशनी से बार बार फोन पे बात किया करता हूँ। इसे आप एवरी नाउ एंड देन से ट्रांसलेट करें और इसे अपने दैनिक जीवन में यूटिलाइजेशन पे लाएं ताकि इन शब्दों का, इन फ्रेजेस का बेहतर यूटिलाइजेशन आपके इंग्लिश फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर दे। अब इस वर्ड को या तो इस फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कहां पोजीशन देंगे या तो इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, आइए देखते हैं।
मैं रोशनी से बार बार मिलता हूं, तो आप बोल सकते हैं आई मीट रोशनी एवरी नाउ एंड देन। आई मीट रोशनी एवरी नाउ एंड देन। और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब अंत में। आपने इस तरह के वर्ड्स के साइनोनिम्स काफी लिटरेचर में देखे होंगे, जैसे फाइनली और इवेंचुअली। फाइनली और इवेंचुअली का भी मतलब होता है अंत में, पर मैं आपको बता दूं कि फाइनली एक ट्रेडिशनल इंग्लिश वर्ड है, यानी जिस किसी के पास थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है उसके पास फाइनली का मतलब पता होता है। पर इवेंचुअली और एट लेंथ ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज वर्ड है, यानी इस वर्ड्स को हमें कमांड करना है। अब एट लेंथ का मतलब यदि अंत में, तो सर इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करके सेंटेंस में किस तरह पोजीशन दें, तो आइए देखते हैं। अंत में मुझे उसे कूटना पड़ा, ओ सॉरी कूटना ये वर्ड सही सुटेबल नहीं लग रहा है, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं। अंत में मुझे उसे मारना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं एट लेंथ आई हैड टू बीट हिम। एट लेंथ आई हैड टू बीट हिम। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, या तो आप ये भी बोल सकते हैं लास्ट फ्रेज को। यहां पे लास्ट फ्रेज है ऑल ओवर। इसका मतलब होता है पूरे में, संपूर्ण में। कई बार आपने इस तरह की जुमला सुना होगा कि गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण किए, या तो मैं इस पूरे गांव में घूम चुका हूं, मुझे एक भी ईमानदार लोग नहीं मिले। ये जो पूरे में जो ये वर्ड आ रहा है, इसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप ऑल ओवर का इस्तेमाल करें। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपको और भी अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना है तो एग्जाम्पल ये रहा, गांधी जी भारत के हर जगह घूमे, तो आप बोल सकते हैं गांधी जी टूर्ड ऑल ओवर द इंडिया। गांधी जी टूर्ड ऑल ओवर द इंडिया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो यदि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, ये सारे शब्द यदि वाकई आपको कुछ लर्निंग का एक मटेरियल दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कॉन्सेप्ट को आगे ऑडियंस तक शेयर करें, ताकि उन ऑडियंस को भी इस तरह की कॉन्सेप्ट मिल सके। थैंक यू।